हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो गणित की उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे, परिमेय संख्याएं। इसमें गतिविधि 1 है, समझो और संख्या पूरी करो। यहाँ पर जैसे ये संख्या दे रखी है, ये जैसे इसके स्थान दे रखे हैं 3 लाख, 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, और ये विस्तारित रूप दे रखा है। जैसे हमारे पास संख्या है 3,55,672, तो इसमें 3 को हम लाख के नीचे लिख देंगे और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, जो 10,000 पर जो अंक आता है जैसे 5 आता है तो यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर क्या आता है यहाँ पर 5 आता है तो ये 5 लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 6 आता है, और इकाई, दहाई, दहाई पर 7 आता है, और ये 2 है इकाई। और इसको विस्तारित रूप में लिखना है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और ये आ गया लाख, तो 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख लिख दिया है। अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये है 50,000। 10,000 में ये 5 आता है तो 5 दहाई 50,000 हो गया, और अब ये है ये 5 तो ये आ गया 5,000, और इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आ गया 600, इकाई, दहाई तो ये हो गया 7 दहाई 70, और ये आ गया 2। अब इसमें यहाँ पर दे रखा है सिर्फ 6 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 5, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर दे रखा है 20,000, और यहाँ पर 60 दे रखा है। तो हमें पहले तो हम इस संख्या को पूरी कर लेते हैं। 4 तो यहाँ पर दे रखा है, अब दहाई की जगह हम कहाँ से लेंगे, जहाँ पर दे रखा होगा तो यहाँ पर दे रखा है, जैसे 60 दे रखा है तो यहाँ से हम यहाँ पर 6 लिख देंगे क्योंकि 6 दहाई है यहाँ पर। अब सैकड़ा की जगह पहले से दे रखा है 6, हज़ार की जगह हम यहाँ से देखते हैं, देखिए ये दे रखा है तो यहाँ पर लिख दिया 3, और 10,000 की जगह देखते हैं कहीं लिख रखा है तो ये देखिए ये 20,000 लिख रखा है यहाँ पर, तो 20,000 में से ये 2 ले लेंगे, 10,000 की जगह यहाँ 2 लिख देंगे, और फिर ये है 5 यहाँ दे रखा है लाख की जगह, तो यहाँ पर 5 लाख। अब जो संख्या बनी है वो क्या बन गई है, 5,23,664, 5,23,664, यहाँ पर 5 लाख, ये 20,000। इसको विस्तारित रूप में लिखा है, लाख की जगह 5 है तो 5 लाख, और 10,000 की जगह यहाँ पर 2 है तो 20,000 हो गई, हज़ार की जगह 3 है तो ये 3,000 हो गए, सैकड़े की जगह 6 है तो यहाँ 600 हो गए, दहाई की जगह 6 है तो यहाँ पर 60 हो गए, और यहाँ इकाई की जगह 4 है, ये लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर 7 दे रखा है और यहाँ पर 9 दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 9, यहाँ दे रखा है 6, और इनको हम मिटा देते हैं। और अब देखिए हम यहाँ पर हमारे पास लाख वाली जगह पर अंक है, और यहाँ 10,000 की जगह अंक नहीं है तो यहाँ पर 4 दे रखा है, 10,000 में ये लिख रखा है 10,000, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और हज़ार की जगह भी नहीं दे रखा है तो हज़ार की जगह हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ये रहा, यहाँ पर 5 यहाँ से ले लिया तो ये 5 यहाँ लिख दिया है, 9 पहले से ही है यहाँ पर, और दहाई की जगह 8, दहाई की जगह देखिए ये दे रखा है 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, और इकाई की जगह यहाँ 6 दे रखा है तो यहाँ पर 6 लिख दिया है। इस तरह से हमारी संख्या बन गई है 7,45,986, तो ये हो गए 7,45,986। विस्तारित रूप हो गया, ये 7 लाख, ये 40,000, ये 5,000, और ये हो गया 900, और यहाँ 80 और 6। इसी तरह से यहाँ पर 9 दे रखा है और यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 आ गया तो हमने इकाई का अंक 3 लिख दिया। ये 400 है तो सैकड़ा का अंक हम 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लाख दे रखा है तो हमने 4 लिख दिया है। अब हमारे पास यहाँ से बच गए हैं, यहाँ 5 दे रखा है तो दहाई का अंक हमने 5 लिख दिया है, और यहाँ पर 7 दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ हज़ार का अंक 7 लिख दिया है, और यहाँ पर 9 दे रखा है पहले से ही, इतना तो हमें पहले से ही दे रखा है, तो हमारी संख्या बन गई है 4,97,453। देखिए 4 लाख, ये 9 का 90,000, 7 का 7,000, 400, 50 और 3 53। यह संख्या रेखा पर लिखिए, कक्षा में ज़मीन पर या खेल के मैदान में बनाओ और पूरा करो। यहाँ पर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, और 7 दे रखा है। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें हम भर देते 3, और 5 भर दिया हमने, यहाँ पर 8 भर दिया है। इसी तरह 100 लिख रखा है, 200, 300, तो यहाँ पर भर देंगे 400, 500, 600, 700, यहाँ 800 हमें दे रखा है। इसी तरह से 100 और 200 के बीच में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इनका 100 और 200 को जोड़ो और उसका आधा कर दो। 100 और 200 को जोड़ेंगे तो 300 आएगा, 300 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 150, क्योंकि 100 और 200 के बीच में है। इधर 300 और 400 के बीच में ये है, तो 300 और 400 को जोड़ा तो ये आ गया 700, और 700 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 350। इसी तरह से 500 और 600 के बीच में 550, 700 और 800 के बीच में 750 आएगा।
ये 10 है, ये 20 है, 30 है, यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 80 हमने लिख दिया है। 10 और 20 के बीच में यहाँ पर आना चाहिए 15, ये गलत लिख रखा है, यहाँ 15 आना चाहिए। 30, 40, देखिए 40 और 50 के बीच में 45 आएगा। 40 और 50 को जोड़ो और वो आ जाएगा 90, और 90 को 2 से भाग दे दो 45 आ जाएगा। और इसी तरह से 50 और 60 के बीच में 55 आता है, और 70, 80 के बीच में 75 आता है। अब यहाँ पर है एक कम करिए और लिखिए। तो ये 7 में से हम 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 7 से पहले क्या आता है 6, 6 से पहले क्या आता है 5, 5 से पहले क्या आता है 4, 4 से पहले क्या आता है 3, 3 से पहले आता है 2, और 2 से पहले आता है 1, और 1 से पहले आता है 0, 0 को 0 बोलते हैं। चलो बनाएं संख्या रेखा और खेल खेल में सीखें। तो ये संख्या रेखा बना रखी है, ये इसमें है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये धनात्मक अंक लिख रखे हैं। जो संख्या रेखा होती है उसमें बीच में 0 होती है, इधर ऋणात्मक अंक होते हैं और इधर धनात्मक होते हैं। दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक होती हैं। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8 से 5 कदम पीछे चलो तो कहाँ पहुँचे। इसमें हम देख लेते हैं संख्या रेखा के बारे में, और आगे पढ़ लेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 से 5 अंक पीछे चलो तो कहाँ पहुँचे। 8 से मतलब ये है 8, यहाँ पर 8 है। 8 से पीछे चले, यहाँ पर पीछे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक 5 कदम पीछे चले तो हम पहुँचेंगे 3 पर। इसके बाद 9 घटा 7 तो ये 2 आता है, और 6 घटा 2 4 आता है, और 8 घटा 3 5 आता है। तो ये संख्या रेखा पर अगर हम करके देखते हैं तो ऐसे देखेंगे। यहाँ पर हमने संख्या रेखा बना ली है, जैसे ये बना ली है। इसमें ये संख्या रेखा बना ली है, इसमें 9 घटा 7 तो पहले 0 से यहाँ पर 9 पर आए, यहाँ 9, 9 से 7 वापस जाएंगे, हम घटाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस पर आए 2 पर आए, तो उत्तर आ गया है 2। ये 6 घटा 2 तो यहाँ पर एक संख्या रेखा बना ली है, और यहाँ 6 से हम वापस जाएंगे 1, 2, उत्तर आए 4। इसी तरह ये संख्या रेखा बना ली है, और 8 से 3 वापस जाएंगे, यहाँ से 8 है, 1, 2, 3 तो यह उत्तर आ गया 5। संख्या रेखा पर 5 से एक एक कदम पीछे चलो। ये 5 है तो इससे एक एक कदम पीछे चलो, तो ये एक कदम पीछे चले तो यहाँ आ गया 4, और एक कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 3, एक कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 2, और एक कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 1, और एक कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 0, 0, और एक कदम और पीछे चले तो यहाँ पर आ गया, ये क्या है, ये है -1 घटा 1 ऋणात्मक 1। 0 से अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो ये घटा की जो संख्याएं हैं मतलब ऋणात्मक संख्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे घटा 1 यहाँ पर, इससे भी अगर एक और पीछे जाएंगे तो घटा 2, इससे एक पीछे जाएंगे घटा 3, और इससे पीछे जाएंगे घटा 4। इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, और इस तरह से संख्या रेखा पर दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और बीच में क्या होती है 0, जो कि ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। कक्षा वार्तालाप। आपके विद्यालय के प्रांगण में कितने पौधे हैं। हमारे विद्यालय के प्रांगण में 50 पौधे हैं। तो आपके विद्यालय के प्रांगण में 50, 60, 10, 20 जितने भी हों वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया। इससे पहले कभी किसी ने पौधा नहीं लगाया था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। अब बताओ रवि के आंगन में कितने पौधे हैं। तो जो एक पौधा लगाया था उसको भी उखाड़ दी, तो ये अब वहाँ पर कोई पौधा नहीं बचेगा, मतलब शून्य। इसके बाद अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, लेकिन कुछ समय बाद उसके बैंक से 200 रुपये निकाल लिए। अब उसके पास बैंक में कितने रुपए बचे। 1000 में से 200 घटा देंगे तो 800 रुपये बचेंगे। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने बैंक से 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और निकाल लिए, मतलब 800 रुपये जो बचे थे उसमें से 500 रुपये और निकाल लिए। अब बताओ अंजलि के पास कितने रुपए बचे। तो ये 800 में से 500 और घटा दिए, बच गए 300 रुपये। अब अंजलि के पास 300 रुपये हैं। अंजलि को जूते खरीदने हैं और उसके लिए उसको 700 रुपये की ज़रूरत है। उसके बैंक में तो 300 रुपये हैं, लेकिन उसको 700 रुपये की ज़रूरत है। अब वह क्या करे, मतलब 700 रुपये के जूते हैं और 300 रुपये उसके पास पहले से हैं, तो 400 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अंजलि 300 रुपये तो बैंक से निकाल ले और 400 रुपये अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से या अपने किसी दोस्त से
उधार ले सकती है, क्योंकि 700 रुपये के जूते हैं, 300 उसके पास पहले से ही हैं, तो 400 रुपये उसको उधार लेने पड़ेंगे। अगर अंजलि 300 रुपये बैंक से निकाल ले तो उसे कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमने अभी निकाला था 700 घटा 300, तो ये हो गया 400 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे 400 रुपयों की और ज़रूरत पड़ेगी। अंजलि 400 रुपये कहाँ से ले जिससे उसके जूते आ जाएं? वह उधार ले या अपनी मम्मी से ले या अपने दोस्त से ले, अपने भाई से उधार ले या दुकान से उधार करके। तो वैसे तो वो कहीं से भी उधार ले सकती है। सबसे पहले उसको अपने मम्मी से उधार लेना चाहिए या फिर उसके बाद अपने भाई से उधार लेना चाहिए। उसके पास नहीं है तो अपने दोस्त से उधार लेना चाहिए या फिर दोस्त से या उसके अपने पड़ोसी से, और उसके बाद वो दुकान से भी उधार कर सकती है। तो इस तरह से वो यहाँ से किसी से भी उधार ले सकती है। ये 400 रुपये अंजलि के नहीं है क्योंकि उसने कहीं और से उधार लिए हैं, ये अंजलि ने उधार लिए हैं जो उसे वापस चुकाने पड़ेंगे। इस तरह की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। हम किसी से भी कितने भी पैसे उधार लेते हैं, इसका मतलब हमें उनको देना भी पड़ेगा, वापस भी देना पड़ेगा। तो वो रुपए हमारे नहीं होते, वो हमें देने होते हैं। जिसने हमें उधार दिए हैं उनके पैसे होते हैं वो, तो हम उनके ऋणी हो गए। मतलब हमने उनके पैसे ले लिए तो हम उनके ऋणी हो गए, तो इसलिए उन पैसों को ऋणात्मक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया 400 रुपये, तो 400 रुपये ऋणात्मक हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये जैसे शून्य है, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4, मतलब इसमें शून्य भी होती हैं और 1 2 3 4 5 6 जमा के मतलब धनात्मक 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, ये संख्याएं जमा की सारी संख्याएं और घटा की सारी संख्याएं, ये सब मिलाकर पूर्णांक होती हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि जीरो और धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर उनमें ऋणात्मक संख्याएं और मिला दी जाए तो उनको बोलते हैं पूर्णांक। मतलब कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं सबको मिलाकर पूर्णांक बोला जाता है। सभी पूर्णांक होती हैं। समझो और बताओ। ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक। तो ये हमारी है एक संख्या रेखा, ये रही संख्या रेखा पर बीच में तो जीरो होती है, शून्य, और उसके दाईं तरफ ये इस तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इसके बाईं तरफ मतलब इस तरफ उल्टे हाथ की साइड ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। संख्या रेखा पर जमा 1 से 3 कदम दाईं तरफ चलेंगे तो ये जीरो है और ये है 1। यहाँ 1 से अगर दाईं तरफ मतलब 3 कदम चले, 1 2 3, तो कितना आया? 4 आया, उत्तर आया 4। इसी तरह से दूसरा है प्लस 1, धनात्मक 1 से 3 कदम बाईं ओर चलें तो ये धनात्मक 1 है, यहाँ से 1 2 3, तो उत्तर आएगा घटा 2, क्योंकि हम बाईं तरफ चले हैं, बाईं तरफ घटा के निशान आता है। तो इसी तरह से अब आता है जीरो से 4 कदम दाईं तरफ चलें तो ये जीरो है, जीरो से दाईं तरफ 1 2 3 4, तो उत्तर आएगा 4, यहाँ 4 लिख दिया है। इसी तरह से जीरो से 4 कदम बाईं तरफ चलें तो जीरो है, यहाँ से 1 2 3 4, -4 उत्तर आ गया है। -3 से 4 कदम दाईं तरफ चलें तो -3 ये है, यहाँ से 4 कदम मतलब 1 2 3 4, उत्तर आ गया 1। इसी तरह -3 से मतलब यह है -3 से 4 कदम बाईं तरफ चलें मतलब 1 2 3 4 या -7। अब यह है जोड़ो, -3 में 6 जोड़ो। तो यहाँ पर हम अगर संख्या रेखा पर चलते हैं तो -3 में 6 जोड़ो, ये है -3, इसमें 6 जोड़ो। तो जब जोड़ते हैं तो हम इस तरफ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया जमा का 3। जोड़ते हैं तो हम दाईं तरफ चलते हैं। और दूसरा है -5 में 4 जोड़ो, यहाँ पर है -5, इसमें 1 2 3 4, -1 आ गया, ये है -5 में 4 जोड़ दिया। -6 में 3 जोड़ो तो ये है -6, -6 में 3 जोड़ने 1 2 3, -3 आ गया। इसी तरह से 0 में 5 जोड़ो तो ये है हमारी 0 और इसमें 5 जोड़ने 1 2 3 4 5, उत्तर आ गया 5। इसी तरह से अब -2 में 7 जोड़ो, ये है -2, 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर आ गया 5। अब है 2 में 3 जोड़ो, ये है 2 और इसमें 1 2 3, उत्तर आ गया 5। तो यहाँ तक ये उत्तर यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ से लिख दिए हैं। अब है घटाओ। जब हम घटाते हैं तो संख्या रेखा में बाईं तरफ जाते हैं तो ये है -5 में से 2 घटाओ, ये है -5
और इसमें से 2 घटाओ तो बाईं तरफ चलेंगे हम, 1 2, उत्तर आ गया -7, ये आ गया। इसी तरह से 3 में से 5 घटाओ तो ये है हमारे पास 3, 3 में से 5 घटाओ 1 2 3 4 5, -2, ये -2 आ गया है। अब है 0 में से 3 घटाओ तो यहाँ पर है 0 1 2 3, -3 आ गया है, तो ये हो गया -3। अब है -1 में से 4 घटाओ, यहाँ पर है -1, इसमें से 4 घटाओ 1 2 3 4, ये आ गया -5। तो ऐसे हम संख्या रेखा पर अगर हमें जमा करना है तो हम दाईं तरफ चलते हैं, और अगर घटा करते हैं तो बाईं तरफ गिनते हैं। अब है संख्या रेखा पर जोड़ो। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए दाएं चलो, दाईं तरफ जाना है धनात्मक में धनात्मक जोड़ने के लिए। तो देखिए -3 में अगर -2 जोड़ेंगे तो हम दाईं तरफ चलेंगे, ये है दायां। धनात्मक में अगर धनात्मक जोड़ना है, जैसे -3 है ये, और इसमें 2 और जोड़ने, तो 1 2 इस तरफ चलना है दाईं तरफ, तो ये हो गया 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 से 2 कदम बाएं चलो। तो यहाँ देखिए बाएं गलत लिख रखा है, यहाँ पर आएगा दाएं। जमा करते हैं हम तो हम दाईं तरफ जाते हैं। यहाँ पर -3 में -2 जोड़ें तो इसमें लिखा जाएगा -3 से 2 कदम दाएं चले, तो यहाँ पर दाएं आएगा। 3 + 2 ये +5 आ जाएगा, ये है -3, यहाँ से दाएं चले तो 1 2 +5 आ जाएगा। इसी तरह से -4 में -2 जोड़ें तो -4 से 2 कदम दाएं चलें तो -6 आएगा, यहाँ पर आएगा -4, यहाँ से -4 लेंगे, -4 से 2 कदम 1 2 2 कदम दाएं चले तो -6 आता है। इसी तरह से -4 में -3 जोड़ें तो -7 आएगा, क्योंकि ये संख्या रेखा है। -4 है यहाँ से, और 1 2 3 तो यहाँ आएगा 5 6 7, तो यह आ जाएगा -7। इसी तरह से -3 और -2 जोड़ेंगे तो -5। मतलब यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि जमा के निशान है तो जमा का ही उत्तर आएगा। अगर यहाँ पर जोड़ते समय जमा के निशान है तो उत्तर में भी जमा ही आएगा। यहाँ पर -3 -2 -5, -3 -6। तो धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ये नोट करने वाली बात है। यहाँ से भी हम ये कर सकते हैं, -3 में -2 जोड़ें तो -5 आएगा। तो यहाँ 0 से हमने इधर ले लिया, जमा के हैं क्योंकि ये दाईं तरफ है, जमा के 3 और इसमें 2 जोड़े 1 2, तो ये आ जाएगा जमा के 5। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है, -4 में -2 जोड़ें तो यहाँ आ जाएगा जमा के 4, 0 से -4 यहाँ, फिर 1 2 ये जमा के 6 आ गया। इस तरह से -4 में -3 जोड़ें तो ये 7 आता है, तो जमा के 4 ये ले लिया, और यहाँ से 1 2 3 तो ये 7 आ गया दाईं तरफ। अब है जमा के 3 में 2 जोड़ो तो जमा के 2, तो ये जमा के 3 हम डायरेक्ट यहाँ से 3 पे पहुँचे, 1 2 ये आ गया। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक अगर जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक से बाएं चलो। तो ये पहले भी बताया था कि हमें अगर ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं तो हमें बाएं चलना है, धनात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं तो दाएं चलना है। इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने ये लिखा था कि 3 से दाईं तरफ चलेंगे, 3 से बाईं तरफ चलेंगे, या 3 में 2 जोड़ेंगे, या 3 में से 2 घटाएंगे। अब हमने देखिए इसके साथ जोड़ो लिखा है और इनके साथ घटा का निशान लिया है, यहाँ पर जोड़ो, इसमें ये नहीं लिखा है 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ नहीं लिखा है -3 में से -2 जोड़ते हैं, और -4 में -2 जोड़ते हैं, -5 में -3 जोड़ते हैं। और पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ से जैसे 3 में से 5 घटाओ, घटा 1 में 5 में से 4 घटाओ, ये घटा शब्द का यूज़ किया था। यहाँ पर हमने निशान नहीं लिया था कुछ भी, यहाँ पर निशान हमने जमा लिया था, लेकिन घटाओ यहाँ पर जोड़ो ये हमने यूज़ किए थे। इसमें हम देखते हैं कि सभी में जोड़ो है, लेकिन यहाँ पर निशान घटा के हैं। तो ये देखिए यहाँ से -3 में -2 को जोड़ो, तो जब ये लिखा होता -2, घटा का निशान है, तो हमें बाईं तरफ चलना है, यहाँ पर बायां, और ये है दायां। तो यहाँ लिखेंगे हम -3 से 2 कदम बाएं चलें, क्योंकि यहाँ पर घटा का निशान है, तो यहाँ पर बाएं चलेंगे हम -3 से। ये -3 है, इससे 1 2, तो यहाँ पर जमा का 1 आएगा, तो ये उत्तर देखिए है। जैसे -4 में -2 जोड़ो, तो ये है हमारे पास -4, और इसमें -2 जोड़ो, तो घटा का निशान है तो हमें इस तरफ आना है, 1 2, ये जमा का 2 आ गया। इसी तरह से -5 में -3 जोड़ो, ये -5 है, इसमें 1 2 3, ये जमा का 2 आ गया। अब है -2 में -5 जोड़ो,
तो ये -2 है और इसमें घटा 5 जोड़ना है। घटा 5 1 2 3 4 5, ये आ गया घटा का 3। अब है -2 में घटा 6 जोड़ो, तो ये -2 है, इसमें घटा का 6 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, घटा 4 उत्तर आ गया। यहाँ पर आ गया घटा 4। यहाँ पर ये गलती कर रखी है, यहाँ पर तो -2 दे रखा है लेकिन यहाँ पर -3 दे रखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी -2 ही करेंगे इसको। -2 में घटा 6 जोड़ो, तो यहाँ है -2, इसमें घटा 6 जोड़ो। 1 2 3 4 5 6, 6 कदम बाएं चले तो हमने यहाँ पर आ गया -2 और 6 कदम बाएं चले तो इसको हम काट देते हैं, ये नहीं आएगा इसमें। फिर ये देख लेते हैं, -3 में घटा 2 जोड़ो तो -3 से 2 कदम बाएं चले तो। इस तरह से -4 में घटा 2 जोड़ो तो -4 से 2 कदम बाएं चले तो। -3 में घटा 3 जोड़ो तो -5 में घटा 3 जोड़ो तो -5 से 3 कदम बाएं चले तो। -2 में घटा 5 जोड़ो तो -2 से 5 कदम बाएं चले तो। -2 में घटा 6 जोड़ो तो जमा से 6 कदम बाएं चले तो। अब है -3 घटा 2, तो ये आएगा 1, मतलब वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है ऐसे ही है ये है। यहाँ पर -3 है और 2 1 और 0, तो यहाँ -3 में से 2 घटाएंगे तो ये बाईं तरफ जाएंगे हम इसमें, तो ये 1 2, तो उत्तर आएगा 1 जमा का। इसी तरह से -4 में से 3 घटाएंगे तो ये -1 आएगा। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 3 घटाएंगे मतलब हम बाईं तरफ चलेंगे, 1 2 3, तो ये 1 आएगा। इसी तरह से -5 में ये 5 है तो इसमें से 2 घटाएंगे, 1 2, तो ये उत्तर आएगा 3। इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, -4 में 7 घटाएंगे तो -4 हमारा है यहाँ पर 1 2 3 4, और ये हम घटा 1 लिख लेते, घटा 2 घटा 3 घटा 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया घटा 3, यहाँ पर उत्तर आ गया घटा 3। इसी तरह से -3 में घटा 7 जोड़ो तो यहाँ से आएगा -3 ये है और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, -4 आ गया। और जमा के 2 ये है, जमा का 2, और इसमें 1 2 3 4 5, तो ये -3 आ गया। संख्या रेखा की सहायता से इस तरह से हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमें ये यहाँ से ये पता लगा है कि जमा की संख्याएं जो होती है उनमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़नी तो हमें बाएं तरफ जाना है, और अगर धनात्मक संख्याएं जोड़नी तो हमें दाएं तरफ जाना है। ध्यान रखने योग्य बातें, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं जो ऐसे बटे में लिखी जा सकती हैं। उसके बाद है P और Q पूर्णांक हैं। ये P और ये Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब घटा की संख्याएं भी हो सकती हैं और जमा की भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती हैं। घटा 1 घटा 2 घटा 3 ये भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, -1 -2 -3 ये भी हो सकती हैं। और P अंश है और Q को बोलते हैं हर, और लेकिन इसमें जो हर होता है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये संख्या लिखी हमने, घटा 3/0 घटा 2/0 घटा 1/0 0 0, मतलब बटे में इसके 0 नहीं हो सकता, नीचे जो हर है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई संख्या लिखेंगे हम 1/2, तो ये P/Q, ये P हो गया इसका अंश और ये हो गया हर। और ये जैसे 1/3 ये अंश ये हर, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, ये Q है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। या फिर 2/0 नहीं लिख सकते, 3/0 ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर घटा 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ये कंडीशन है कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या होती है। ये जो परिमेय संख्या होती है इसकी ये कंडीशन होती है। मतलब क्या होती है परिमेय संख्या, कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q पूर्णांक होते हैं, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होती है। तो ये बताओ, क्या 5 को PQ के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 5 को PQ के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है यहाँ पर। अब बताओ PQ में P और Q का मान कितना है? तो PQ में P का मान 5 है और Q का मान 1 है। क्या -10 को PQ के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, -10/1 लिख सकते हैं।
इसमें अंश तो -10 है, घटा 10 है और हर 1 है। क्या घटा 10 और 1 पूर्णांक है? हाँ, दोनों ही पूर्णांक हैं। तो ये हमने लिख दिया, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और इसमें 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये संख्या परिमेय संख्या है। Q का मान कितना है? Q का मान 1 है। क्या घटा 10 एक परिमेय संख्या है? हाँ, घटा 10 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि घटा 10/1 लिख सकते हैं हम, और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं, और 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्या होती हैं। इसी प्रकार की कोई 5 परिमेय संख्या बताओ। तो इसी तरह की 5 परिमेय संख्या, जैसे 6/1 लिख सकते हैं, घटा 7 को घटा 7/1 लिख सकते हैं, 10 को 10/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, घटा 8 को घटा 8/1 लिख सकते हैं। तो क्या 8/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या की क्या कंडीशन थी कि उसमें हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 8/0 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो Q है मतलब हर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है? तो वर्गमूल 4 जब करते हैं तो उसका उत्तर 2 आता है, तो 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं हम। निम्नलिखित में से जो परिमेय संख्या है उसके सामने टिक का निशान लगाएं। जो परिमेय संख्या नहीं है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो ये है वर्गमूल 1। यहाँ पर वर्गमूल 1 मतलब 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 आता है, तो 1/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 मतलब 4 का वर्गमूल अगर करते हैं तो 2 आता है, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। 7 का वर्गमूल करते हैं तो 2.64 आता है, मतलब पूर्ण अंक नहीं आता, मतलब 1 2 3 4 पूरा नहीं आता है, ये दशमलव में आता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। और 10 का वर्गमूल करेंगे तो 3.16 आता है, मतलब ये भी दशमलव में आता है, पूर्ण अंक नहीं आता है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर 2 का वर्गमूल करते हैं तो ये 1.4142 ये आता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 5 का वर्गमूल करते हैं तो ये भी पॉइंट में आता है, मतलब दशमलव में आता है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 8 का अगर वर्गमूल करते हैं तो 2.82 आता है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और इसी तरह से अगर 3 का वर्गमूल करते हैं तो 1.732, ये भी दशमलव में आता है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। 6 का वर्गमूल करते हैं तो ये भी 2.449 आता है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अगर 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अब है परिमेय संख्याओं की तुलना करो। 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं घटा 1/2 और घटा 1/5 की तुलना संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए करो। मतलब हमारे पास 2 परिमेय संख्या दे रखी हैं, वो भी ऋणात्मक हैं, उनकी तुलना करनी है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। तो तुलना करने का मतलब हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग से ही लिख दिया है यहाँ पर। तो तुलना करने के लिए पहले तो हम इनका जो हर होता है उसको बराबर करते हैं। जैसे इसमें हर 2 है, इसमें 5 है, मतलब या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, और नीचे लिख दो इन दोनों का गुणा। यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ पर घटा 5 और यहाँ पर लिख दिया घटा 2। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, तो ये बड़ा हुआ। या फिर ऐसे कर लो, जैसे 6th क्लास में सिखाया गया है, इसको इसके हर से गुणा और भाग करो, इसको इससे गुणा या भाग करो, ये कर लिया हमने, तो ये आ गया 5 एकम 5 और ये नीचे 10 आ गया। और जो -1/5 है उसको 2/2 करो, क्योंकि ये नीचे 2 है, तो इससे गुणा और भाग कर दो, तो ये आ गया -2/10। तो ये हो गए हमारे पास 2 परिमेय संख्या। एक ये दोनों का हर बराबर हो गया, -5/10 और -2/10। हम यहाँ पर हर को नहीं देखेंगे, मतलब 10 को नहीं देखेंगे, ऊपर वालों को देखेंगे, मतलब -5 और -2 को देखेंगे। तो यहाँ पर -5 0 से देखें, 0 से कौन सी नज़दीक है? -2। और कौन सी दूर है, मतलब बाईं तरफ कौन सी है? हमने पढ़ा था कि जो ज़्यादा बाईं तरफ होगी वो छोटी होगी, दाईं तरफ होगी वो बड़ी होगी। तो इसमें घटा 2 बड़ा है, तो इसलिए ये ऐसे आ गया है कि -5/10 से -2/10 बड़ा है। तो यहाँ पर -1/2 से -1/5 बड़ा है। और इसका दूसरा तरीका भी है, देखिए जैसे ये है संख्या रेखा, ये इसमें देखिए ये -1/2 है, ये -1/5 है। तो ये हमने एक संख्या रेखा ले ली, यहाँ से 0 से -1 तक हमने इसके कितने हिस्से किए? इसके 5 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4
हो गया एक हिस्सा, ये 2, और ये हो गया तीसरा हिस्सा, ये होगा चौथा हिस्सा, और ये हो गया पाँचवा हिस्सा। हमने ये सीखा था कि जस संख्या रेखा जो होती है 0 से मान लो 1 तक है, अगर हम उसके 2 हिस्से करेंगे तो ये हो गया 1/2, और अगर हम इसके 3 हिस्से बराबर करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो हो गया 1/3, और ये हो गया 2/3, और ये हो गया 3/3। तो अब यहाँ पर हमने 0 से 5 हिस्से किए हैं, 0 से 1 तक के 5 हिस्से, 1 ये हिस्सा, 2 ये हिस्सा 3 ये हिस्सा, 4 ये हिस्सा, और 5वां ये हिस्सा। तो ये हो गया 1 का 5वां हिस्सा, मतलब ये वाला 1/5, और ये वाला 2/5, और यहाँ से ये 3/5, यहाँ से ये 4/5, और यहाँ से ये 5/5। अब देखिए इसमें से ये हो गया, देखिए घटा 1/5 कौन सा होगा, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं हम, इस तरफ। तो ये हो गया घटा 1/5, घटा 2/5, घटा 3, घटा 4, घटा 5। तो ये घटा 1/5 ये हो गया है। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ 1 है, तो हम इसके 2 हिस्से करते हैं, तो यहाँ बीच में आता है ये 1/2। अब देखिए इसके मान लो यहाँ से ये है 1 0 और यहाँ है 1, अगर इसके हम 2 टुकड़े करते तो यहाँ पर आता है 1/2। तो देखिए ये 1/5 तो यहाँ पर आता है, और 1/2 जाकर यहाँ बीच में आता है, जैसे इसमें दिखा रखा है। जैसे इसमें देखिए ये है 1/5, और ये अगर हमने पूरा लिया, ये पूरा 1 यहाँ तक लिया है, तो इसका बीच का हिस्सा क्या आएगा, ये घटा 1/2। तो 0 के नज़दीक कौन सा हुआ, ये है घटा 1/5। तो 0 के जो नज़दीक होता है मतलब दाईं तरफ होता है, ये घटा 1/2 बाईं तरफ है, और घटा 1/5 दाईं तरफ है, तो फिर ये बड़ा हुआ। तो ये है दूसरा तरीका, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरा ये संख्या रेखा ली है 0 से 1 तक, और इसके 2 हिस्से किए हैं, तो घटा 1/2 आता है। 5 हिस्से करेंगे तो घटा 1/5, घटा 2/5, घटा 3/5। तो ये देखिए ये यहाँ पर घटा 1/5 और यहाँ घटा 1/2। तो ये ज़्यादा नज़दीक है 0। जो घटा 1/5 है वो घटा 1/2 से दाईं तरफ है, तो इसलिए ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि ये बड़ा होगा। दी गई संख्या में से क्या घटाया जाए कि हमें 0 प्राप्त हो। 4/5 में से क्या घटाएं, 4/5 ही घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। घटा 2 और घटा 1 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ पर यह प्रश्न नंबर 2 है, घटा 2 और घटा 1 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो ये ऐसे किया जाता है, जैसे हमने एक संख्या रेखा बना ली है, इसमें ये दाएं लिख दिया है और ये बायां लिख दिया है। 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब ये -2 और -1 ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो हमने ये 0 लिया है, यहाँ से यहाँ तक ले लिया है -1, और यहाँ से यहाँ तक ले लिया -2। अब -2 जमा -1 कितना हो गया, -3। -3 हो गया, -3 को हम 2 से भाग कर देंगे तो ये आ गया -3/2। तो देखिए -2 और -1 के बीच में है, तो ये बिल्कुल -2 और -1 का बीच है, तो ये आ गया -3/2। अब लेंगे हम -1, मतलब -1 हमारे ये है, इसके और इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ले लेते हैं हम, या फिर हम -3/2 और इन दोनों के बीच में ले लेते हैं एक, मतलब एक इन दोनों के बीच में आ जाएगी, एक इन दोनों के बीच में, और एक पहले से ये आ ही चुकी है। तो ये ऐसे ही करना है, इसको और इसको जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। तो इसको और इसको हमने ऐसे जोड़ा है, तो यह आ जाएगा, इनका लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर से ये -2 और इधर से आगे -3, -5/2 आ गया। फिर उसको हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये -5/2 गुणा में 1/2 -5/4 आ जाएगा। अब हम इन दोनों के बीच में लेंगे, इन दोनों के बीच में हमने ये ले लिए हैं, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 2, इसका लघुत्तम आ गया -3, और ये -4 इधर, ये माइनस का है, -4 आ जाएगा, ये -7/2। ये 2 से भाग देंगे इसको -7/2 को, तो ये आ जाएगा -7/4। तो इनके बीच की संख्या ये हो गई, और इनके बीच की संख्या ये -5। तो हमारे पास आ गई हैं एक तो ये, और उसके बाद हमारी ये -5/4 और -7/4। तो हमारे पास 3 संख्याएँ आ गई इनके बीच की, ये 3 संख्याएँ आ गई। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़, जैसे 7/4 और -5/4 को जोड़ें। इनमें देखो, इनमें ये जो हर हैं ये समान हैं, तो 7/4 और -5/4 हम इसको सीधा ही मतलब यहाँ लघुत्तम ले लिया हमने, सीधा ही हम इनके हर को तो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, और ऊपर वालों को मतलब जो अंश है उनको घटा देंगे, तो ये आएगा 2/4, मतलब 1/2 उत्तर आ गया है। इसके बाद घटाना,
जो ये घटाते हैं हम, व्यकलन का मतलब होता है घटाना, जैसे 5/7 और 3/8। अब ये देखिए इसमें ये हर बराबर नहीं है, इसके 7 और 8 अलग अलग हैं ये। तो जब हर बराबर नहीं होते तो हम उनके हर को बराबर करते हैं। तो ये आपने सीखा है 5/7, मान लो ये लिख रखा है, तो जो दूसरे का हर होता है, दूसरी जो संख्या होती है परिमेय संख्या, उसका जो हर होता है उससे गुना करते हैं, उससे भाग करते हैं। तो ये 5/8 40 आ गया, 7/8 56 आ गया। और इसमें 3/8 है, उसको 7/7 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये इसका जो हर है वो है। अब ये आ गया 21/56। अब देखिए इन दोनों में जो हर है वो बराबर हो गया है, तो हम ऊपर ऊपर वालों को जोड़ या घटा सकते हैं। इसमें हमें घटाना है तो हम इन दोनों को घटा देंगे, मतलब 40 में से 21 को अगर घटा दिया तो ये बच गया 19, 19/56 उत्तर आ गया है। अब है क्या वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यदि है तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसमें अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए। और जब हम 2 का वर्गमूल करते हैं तो 4 1 4 2 आते, जो कि पूर्णांक नहीं है। ये दशमलव में है, यह पूर्णांक नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे पूरा अंक नहीं है ये। तो इसलिए ये जो वर्गमूल 2 है ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या 7/0 एक परिमेय संख्या है, कारण सहित बताएं। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसमें उसको p/q तो लिख सकते हैं 7, जैसे ये बटे में लिख दिया, लेकिन उसमें जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और 7/0 अगर लिखते हैं तो इसमें जो q है, मतलब जो हर है वो 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। नहीं, ये देखिए सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये दशमलव में आता है, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और 4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 है, तो वो पूर्णांक है, इसलिए इसको 2/1 लिख सकते हैं। और ये पूर्णांक है इसलिए परिमेय संख्या है, और ये पूर्णांक नहीं है इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। घटा 7/4 की 5 समतुल्य और तुल्य संख्याएं लिखो। समतुल्य संख्याएं मतलब क्या होती हैं, कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसको अगर काटते हैं या छोटी से छोटी संख्या में अगर उसको व्यक्त किया जाता है तो यही आना चाहिए उसकी समतुल्य संख्या। जैसे घटा 7/4 है, इसको 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 से नीचे, तो ये आ गया 14/8। 14/8 को अगर काटते हैं 2 7 14 और 2 चौक 8, तो घटा 7 समतुल्य संख्या होगी इसकी। इसी तरह से ये 3/3 से गुणा कर दिया, घटा 21/12 आ गया, ये समतुल्य संख्या हो गई। और 4/4 से गुणा कर दिया तो 28/16 आ गई, ये इसकी समतुल्य होगी। 5/5 से गुणा कर दिया, घटा 35/20 आ गई, ये इसकी समतुल्य। तो ये इसकी समतुल्य संख्याएं हैं। से 5 पूछा है तो इसमें एक और लिख सकते हैं, घटा 7/4 है, इसको 6/6 से गुणा कर दो तो ये 42 ये हो जाएगी। इसके बाद संख्या रेखा पर घटा 9/3 में संख्या को दर्शाओ। संकेत दे रखा है, इसमें हिंट दे रखा है, संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ 9 बराबर भाग करके और उसको 3 से विभाजित करके। ये 0 है तो 0 के 9 भाग कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कर लिए। अब इसके 3 भाग बना दिए, मतलब इसको 0 से लेकर यहाँ तक -9 तक 3 भाग कर दिए हैं। जैसे एक तो ये कर दिया है और दूसरा ये कर दिया, ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग हो गया, और 3 दूनी 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग हो गया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग हो गया है। तो ये भाग जो पहला भाग ये हो गया घटा 9/3। यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा 9/3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9/3, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक घटा 9/3। तो ये हमने दर्शा दिया है यहाँ पर। प्रश्न 7 है, परिमेय संख्या के मानक रूप की क्या विशेषता है। मतलब कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब कहलाती है। तो परिमेय संख्या को p/q रूप में लिखा जा सकता है, मतलब बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसमें जो p है वो अंश होता है और q हर होता है, और p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, मतलब अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। और उसमें जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, घटा 7/2 जमा 9/3। तो इसको लिखेंगे हम, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो ये 6 आ जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो घटा 21 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा घटा 3/6, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, और इसको काटेंगे तो घटा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 सते 21, घटा 21, और यहाँ पर घटा का निशान है तो ये 2 निम 18 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इनको जब हम दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों के सेम निशान है,
तो ये हो जाएगा घटा 39/6 और ये 13/2 हो जाएगा। और इसको अब काटते हैं, मतलब भाग देते हैं, तो 6 से ही घटा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये भी ऐसे ही 21 और 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/6, 3/6 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 21 और 18 आ गया, बटे 6 आ गया 39/6, तो ये 13/2, मतलब 6 से ही 1/2। तो इसमें आपने क्या देखा है, इसमें सिर्फ निशान बदले हैं। यहाँ पर देखिए ये घटा 7 है, यहाँ पर घटा का 7 हुआ, ये घटा 21 और 18, मतलब यहाँ पर घटा का निशान आ गया। यहाँ पर इसमें यहाँ पर भी यहाँ सिर्फ ये निशान चेंज, यहाँ जमा का निशान था, यहाँ पर घटा का निशान क्या है, तो ये दोनों जुड़ गए हैं। यहाँ पर तो दोनों का घटा हुआ क्योंकि अलग अलग निशान हुए, और बड़े का निशान यहाँ पर आ गया है, और इनमें दोनों का सेम निशान है, तो जो दोनों का निशान है वो यहाँ आ गया। और इसमें देखिए, इसमें बड़े का निशान ये क्या 21 है ना, तो यहाँ पर जमा का निशान आ गया है, और यहाँ पर दोनों जमा के हैं, तो ये दोनों ही जमा हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अलग अलग निशान हो गए तो घटा होगा, और जो बड़ा होता है उसका निशान आता है, और अगर सेम निशान है तो निशान वही आता है जो दोनों का निशान होता है। अब ये है योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य का मतलब जमा करना, प्रतिलोम मतलब उल्टा। जैसे 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होता है, 0 में से क्या घटाएंगे कि 0 आएगा, और 7 में से क्या घटाएंगे तो 7 का उल्टा घटा 7 आता है। और 1/7 का उल्टा होता है 1/7, क्योंकि इसमें अगर 1/7 में 1/7 जोड़ेंगे तो 0 आता है। 7/5 का योज्य प्रतिलोम घटा 7/5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 0 आता है। घटा 9/4 का योज्य प्रतिलोम 9/4 आ गया, और घटा 3 का योज्य प्रतिलोम घटा 8/3, क्योंकि ये इससे कट जाएंगे 8/3 आएगा। 8/3 का योज्य प्रतिलोम घटा 8/3 होता है। तो ये ऐसे होता है कि अगर 18 में से घटा 18 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये जो घटा 18 है ये इसका 18 का योज्य प्रतिलोम होगा। प्रश्न नंबर 10 है, दो संख्याओं घटा 2 और घटा 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ये हमने घटा 2 और घटा 3 लिया है, इन दोनों को जोड़ लिया है, इन दोनों को जोड़ा है तो -5 आ गया, उसको 2 से भाग दिया तो -5/2 आ गए। तो ये हम आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर भी कर दिया, ये दो संख्याओं घटा 2 और घटा 3 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालो। देखिए ये 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमें, तो 5 में 1 जोड़ लेते हैं, मतलब ये आसान तरीका है। ये है तो ये बड़ी क्लास में आता है, लेकिन ये आसान तरीका है। 5 परिमेय संख्या पूछी तो इसमें 1 जोड़ दो तो 6 आ गया, और ये घटा 2 है, इसको 6/6 से गुणा कर दो तो ये आ गया घटा 12/6, और जो घटा 3 है इसको भी 6/6 से गुणा कर दो तो ये घटा 18/6 आ गया। अब यहाँ से शुरू करो -2 से, तो घटा 12/6, घटा 12/6, घटा 13/6, घटा 14, घटा 15, घटा 16, घटा 17, घटा 18/6, ये कर दी। तो क्या पूछा, 5 पूछी हैं, तो ये हो गया, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3, 4 और ये 5। घटा 12/6 और घटा 18/6 के बीच में ये संख्याएँ आ गई। ये है परिमेय संख्या, ये इनके बीच की परिमेय संख्या आ गई। और ये क्या है, घटा 2, और ये क्या है, घटा 3। तो एक आसान तरीका है। और अब ये दूसरा तरीका देखिए, एक और तरीका है, दो संख्याएं घटा 2 और घटा 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखो। तो ये हमने पहले किया था, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो इन दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिए, एक तो ये आ गई है। अब इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। अब ये आ गया है घटा 2 और घटा 5 के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, लघुत्तम लेके हम इनको जोड़ेंगे तो घटा 9/2 आएगा, उसको 2 से भाग करेंगे तो घटा 9/4 आ जाएगा। अब ये आ गए हमारे पास, घटा 9/4 आ गई। अब देखिए एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, तो इन दोनों के बीच की निकाल लेंगे या फिर इन दोनों के बीच की निकाल लेंगे। ऐसे ही इन दोनों के बीच की निकालेंगे। इन दोनों के बीच की अगर निकालते हैं तो देखिए घटा 2 और घटा 9/4, इन दोनों के बीच की निकालेंगे हम, तो ये लघुत्तम ले लिया। अब 4 आ गया, ये 4 दूनी 8 ये आ गया है, और इधर लघुत्तम ये 4 है ही, तो यहाँ घटा 9 आ गया, घटा 17/4 आ गया। अब है प्रश्न नंबर 11, घटा 2/5 गुणा 4 को संख्या रेखा पर गुणा करके दिखाएं। ये हमने एक संख्या रेखा बना ली है, इसमें ये 0 से घटा 1 तक ये लिख दिया है। अब हम इसके 5 टुकड़े करते हैं, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। जब ये हो गया पहला एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो हमें घटा 2/5 दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए ये घटा 2/5 हो गया, ये वाला। अब इसको घटा 2/5, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
यहाँ तक घटा 2/5 है तो इसको 4 बार गुना करेंगे। तो एक तो ये हो गया घटा 2/5, एक ये 2, इसी तरह से 3, इसी तरह से 4, तो 4 बार गुना करेंगे। तो हम घटा 2/5 को 4 बार गुना करेंगे। तो ये हम नाप लेंगे स्केल से, 1, ये हो गया 2, इसी तरह से 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3 और 4, ये स्केल से नापेंगे तो अभी बिल्कुल ठीक आएगा। घटा 8/5, तो इस तरह से संख्या रेखा पर ये हमने दर्शा दिया है। और घटा 2/5 अगर इनको जमा करेंगे, जैसे इसको जोड़ा, तब भी घटा 8/5 आएगा। तो यहाँ तक उड़ान कार्य पुस्तिका का ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।